स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर मैट्रिक का बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 50% क्वेश्चन जो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में इसी बेस पे रहेगा। ठीक है, इसको आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और समझिएगा। और कोई भी दिक्कत हो तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मॉडल पेपर में, बिहार मॉडल पेपर में क्या किया है, इसमें पहले था क्या कि जितना क्वेश्चन रहता था उसमें ऑब्जेक्टिव रहता था। जैसे 80 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम है जिसमें कि 48 ऑब्जेक्टिव रहता था, लेकिन इस साल क्या किया, कोरोना के कारण इस साल जो है 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 24 लघु उत्तरीय रहेगा और 6 दीर्घ रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 24 लघु उत्तरीय रहेगा और 6 दीर्घ रहेगा। तो 80 में आपको बनाना है 40। 80 में सिर्फ आपको 40 ही बनाना है। तो देखते हैं, कुछ टोटल 40 यानी 40 को ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर 80 को 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव दिया है। 80 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, नीचे दिया है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं उत्तल दर्पण और ये ले लेते हैं हम अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका जो वक्रता केंद्र होता है वो बीच में होता है। तो वक्रता केंद्र इसका इधर हो गया और इसका वक्रता केंद्र इधर हो गया। तो अवतल दर्पण का, ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है वो बायां साइड है। ठीक, और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र वो दायां साइड है। तो यहाँ पर गौर करना है। तो ये जो दर्पण का ये सामने हो गया, इसमें दर्पण का सामने इधर हो गया। तो यहाँ पर कभी भी कोई भी दर्पण का जो फोकस बनता है वो दर्पण के सामने ही बनता है। तो दर्पण के सामने जब भी होता है वो माइनस होता है और दर्पण के पीछे जब भी कोई चीज़ रहता है तो वो प्लस होता है। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में ही जो होता है फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण में देखिए लेफ्ट साइड में केंद्र वक्रता केंद्र और उत्तल दर्पण में राइट साइड में वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र जिधर होगा उधर ही फोकस दूरी बनेगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ मैं, आंसर जो होगा ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, जूम कर दिया हूँ, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है। तो जनरली जानते ही हैं, सपोज डैट ये दर्पण है और ये यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता केंद्र हो गया और ये जो हो गया फोकस, ये हो गया फोकस केंद्र, फोकस दूरी। तो जनरली वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो संबंध होगा F बराबर R/2 होगा। यहाँ जो संबंध होगा F बराबर क्या होगा, R/2 होगा। तो F बराबर R/2 तो देखिए कौन सा होगा। तो F बराबर R/2 जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक, इसी में एक और संबंध होता है जिसको बोलते हैं R बराबर 2F। इसमें एक और संबंध होता है जिसको बोलते हैं F बराबर R बराबर 2F। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 नंबर में बोल रहा है समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 cm और अधिकतम जो होता है वो अनंत होता है। अगर इसी में एक क्वेश्चन और है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होता है, तो याद रखना अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम जो झुकता है वो आपको आंसर होगा इसमें लाल, 4 नंबर। सबसे कम जो झुकेगा वो लाल झुकेगा और सबसे अधिक जो झुकेगा वो बैगनी झुकेगा। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी कलर का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल कलर का होता है। एक क्वेश्चन है इस विचलन वाला ही पूछेगा। अगर विचलन बोले तो सबसे ज़्यादा विचलन अगर बोले तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो बैगनी का होता है, वायलेट का होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है वो होता है रेड का। तो यहाँ पर सबसे कम झुकाव भी रेड का ही होता है और सबसे ज़्यादा वायलेट यानी बैगनी का होता है। इसी में क्वेश्चन और है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य
सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो है वो लाल कलर का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो वो बैंगनी का होता है। इंपॉर्टेंट, ये भी इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मानव आँख की रेटिना बनाई गई छवि होती है। तो मानव द्वारा जो रेटिना बनेगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मानव का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। मानव में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब अक्सर जो है वो उल्टा और वास्तविक बनता है। इसमें जो मानव नेत्र में खास करके उल्टा और वास्तविक बनेगा। इसका जो ऑप्शन होगा 5 का 2 होगा, 5 का जो ऑप्शन होगा वो 2 होगा, यानी वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं आकाश का, एक मिनट, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं बताऊं जो कि 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब क्या होता है? लगभग बड़ा बनता है। और इसी में एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु को रखेंगे? अवतल दर्पण में कहाँ पर वस्तु को रखेंगे जो कि प्रतिबिंब उसका बराबर बनेगा? तो याद रखना है वक्रता केंद्र पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? वो समान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को निवारण करता है? तो निकट दृष्टि दोष को निवारण जो करता है वो अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होते हैं ना, जो दोष के व्यक्ति होते हैं वो अवतल लेंस लगाते हैं, और दूर दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होते हैं वो उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और भी समझा देते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखेगी, उसे हम निकट दृष्टि को दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस एक पॉइंट और बताते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी लेकिन नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखेगी, और इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस का बना चश्मा का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस उपकरणों विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो इसमें जो है विद्युत धारा की उपस्थिति जो दर्शाता है, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें विद्युत धारा की उपस्थिति वोल्ट मीटर। नेक्स्ट देखते हैं दाएं हाथ। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बोल रहा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो वो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, फ्लेमिंग लिखना है। इसका आंसर क्या होगा? दाएं हाथ का फ्लेमिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर का विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी एसआई वोल्ट होता है। यानी विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संयोजकता का प्रतिरोधकता मान बढ़ता है? तो प्रतिरोधकता का मान जो है जनरली जो बढ़ता है वो श्रेणी क्रम में बढ़ता है। श्रेणी क्रम में जो होगा उसका प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। और ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं चुंबकीय बल की प्रकृति क्या है? तो चुंबकीय बल की प्रकृति जो है वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होगी। चुंबकीय बल की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक, और इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में बोल रहा है कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलो वाट बराबर 3.6 इंटू, ये इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जानते हैं कि क्या होता है? नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो कि यूज़ करने के बाद फिर आप पुनः अपने आप को रिकवरी कर ले, यानी रिसाइकलिंग। तो इसमें जो आंसर होगा नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा जो वो सौर ऊर्जा होगा, बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी लेंस अपसारी लेंस कहलाती है? तो याद रखना है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का जब बात आएगा तो अभिसारी में आएगा उत्तल लेंस, और अपसारी में जब आएगा तो याद रखना अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। तो इसमें बोल रहा है प्राथमिक रंग, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होगा? तो लाल, हरा, नीला तीनों होगा। इसमें जो लाल भी होगा, हरा भी होगा और नीला भी होगा, यही इसका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। इसका जो आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र रंगीन भाग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रंगीन भाग जो होता है वो आइरिस का होता है। रंगीन भाग जो होता है किसका होता है? वो आइरिस का होता है। रंगीन भाग किसका होता है? आइरिस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। एक HP, एच का मतलब HP मतलब होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइड ग्लास। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइड ग्लास कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, इसी चीज़ से जब तो 21 नंबर में क्या बोल रहा है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो कण क्या कहलाता है? तो कण जो है वो आयन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में बोल रहा है एम्पियर पर घंटा। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से वाट किसके बराबर होता है? तो जूल पर सेकंड के बराबर होता है। इसका 1 नंबर होगा इसका आंसर, 23 का 1 होगा। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है तो वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अब शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? इसमें क्वेश्चन और कन्फ्यूजिंग वाला है। इसमें दिया है उपचयन और दिया है अपचयन। तो हमेशा याद रखना अपचयन यानी रिडक्शन, इंग्लिश में बोलते रिडक्शन। तो अपचयन द्वारा जो है मनुष्य का भोजन जो है वो पचता है, यानी शरीर में भोजन का पचना जो है किस अभिक्रिया है? तो वो अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आते हैं, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वो क्या होता है? तो काली चूना पर जब जल डाला जाएगा तो वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ, निम्नलिखित में से सबसे अभिक्रियाशील जो है वो कॉपर होता है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो वो कॉपर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र इसका ऑप्शन 4 होगा, CaOH2। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH वैल्यू क्या होता है? तो याद रखना है कि पहले हम स्केल बना लेते हैं। ये 7 है, जैसे स्केल बना लिए, pH वैल्यू 7 है। pH वैल्यू 7 जो है वो उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होता है। 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है और 7 से कम अम्ल होता है। तो याद रखना है, जब किसी में pH 7 से ज़्यादा जब कोई मिलाते हैं, 7 से ज़्यादा जब कोई मिलाते हैं कोई pH वैल्यू वाला है उसमें, तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका आंसर 7 से ज़्यादा जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर होगा क्षारीय यानी कि। तो इसका आंसर जो होगा वो 11 1 नंबर भी होगा और इसका जो आंसर होगा वो 1 नंबर भी होगा और 2 नंबर भी होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। इसका आंसर जो क्या होगा? 4 होगा। 30 नंबर का आंसर जो होगा वो क्या होगा? 4 नंबर, A और B दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है देखते हैं यहाँ पर। 30 नंबर यहाँ है, नीचे देख लीजिए। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच का संयोजक बंधन कितना होता है? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन, सबसे नीचे देखिए इस जगह पे नीचे है क्वेश्चन, नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन का संयोजक बंधन जो होता है वो जस्ट हम बताना चाह रहे हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। इसका आंसर जो होगा वो C होगा, ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 31 था, यहाँ देख लीजिए ऊपर में है, और क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों क्वेश्चन है, उच्च अम्लीय 33 नंबर नीचे देख लिया, उच्च अम्लीय वसों की सोडियम लवण कहलाता है, वो साबुन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वो साबुन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ 33 नंबर यहाँ ऊपर में भी है, देख लीजिए, तो इसका होगा आंसर साबुन। नेक्स्ट है CHO क्या होता है। CHO जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। CHO जो होता है एल्डिहाइड होता है। OH जो होता है वो OH जो होता है वो अल्कोहल होता है। O जो होता है ईथर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है आवर्त, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व पहले घटती है फिर बढ़ती है। पहले घटती है, दाएं से बाएं जाएंगे तो घटते से बढ़ते जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर जो होगा 35 का वो बी होगा। 35 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन 36 नंबर। 36 में बोल रहा है कि उसमें धातु के गुण को बढ़ते क्रम में लिखें। तो इसमें सबसे जो इसमें गुण के हिसाब से लिथियम के बाद बोरेन होता है, उसके बाद होता है कार्बन का तो ऑक्सीजन का फ्लोरीन, यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन वैली जो बोलते हैं बेंगलोर को बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है, तो विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है वो हमेशा सोडियम होता है। विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है वो क्या होता है, सोडियम होता है। टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध जो है कहाँ है, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो केरोसिन में डुबा कर सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को रखा जाता है, सोडियम यानी Na को रखा जाता है केरोसिन में डुबा कर। एक और आंसर होगा इसका, लिथियम भी होगा। केरोसिन में डुबा कर लिथियम को भी रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सोडियम होगा, सोडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 41। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, अपमार्जक से सर्फ भी बनता है, अपमार्जक से शैम्पू भी बनता है, अपमार्जक से ईजी सर्फ भी बनता है, यानी इनमें से सभी होगा। इसका 41 का आंसर जो होगा वो 4 होगा। 41 का आंसर 4 होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 42 नंबर, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का यूज़ होता है। सौर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर हम 43 आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। खाना बनाने के ईंधन के रूप में जो यूज़ होता है वो LPG गैस भी होता है, कोयला भी होता है, बायोगैस भी होता है। CNG का यूज़ जो है वो खाने बनाने के रूप में नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है वो हो सकता है, क्वेश्चन यहाँ कट गया। यहाँ पर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित से कौन किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं होता। तो ईंधन के रूप में नहीं होता तो वो CNG गैस है, जो कि खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं होता और सब का होता है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर में बोल रहा है Cu+O2। तो ये क्या है, ये ऑक्सीकरण समीकरण है ये। 45 में देखते हैं, 45 में क्या है, इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसमें कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पर संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया, देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो उम्मीद है कि 2 नंबर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन कट गया। 46 नंबर में क्या बोल रहा है, 46 में बोल रहा है कि उदासीन का विलय मान जो होता है वो 7 होता है। जस्ट मैं स्केल से बताया हूँ, स्केल से जस्ट मैं बताया हूँ कि किसी भी pH वैल्यू 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। तो इसका आंसर 7 होगा। नंबर 46 देख लेते हैं, 46 में क्या है, 46 में हो गया 46 का। 47 देख लेते क्या है, 47 में निम्नलिखित में से दुर्लभ अम्ल, दुर्लभ मतलब विक,
तो वीक तो इसमें टोटल भी है, ए नंबर भी होगा, सी नंबर भी होगा, लेकिन डी भी होगा, लेकिन सबसे कमज़ोर जो इसमें अम्ल है वो होगा CH3COOH होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट जो वो एल्युमिनियम का अयस्क है। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 19 होता है, पर पोटेशियम को बोलते हैं के, पोटेशियम को बोलते हैं पे, पोटेशियम के, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं फॉर्मिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम। फॉर्मिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम मिथेनोइक अम्ल होता है। नंबर 51 इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र जो होता है, इथाइल अल्कोहल का जो आणविक सूत्र होता है C2H5OH होता है। इथाइल अल्कोहल का C2H5OH होता है। क्वेश्चन नंबर हम 52 में आते हैं। 52 में क्या बोल रहा है? एल्काइन कौन है? तो एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। तो एल्काइन जो बनेगा वो जनरली बनेगा C2H2 में बनेगा। C2H2 क्या है? ये हो गया एसिटिलीन। एसिटिलीन जो हो गया वो एल्काइन ग्रुप हो गया, C2H2 हो गया। 53 नंबर में बोल रहा है चीनी का सूत्र जो होता है C12H22O11 होता है। चीनी का सूत्र जो है C12H22O11 होता है। नेक्स्ट है एसिटिलीन के कार्बन में कितने, एसिटिलीन के क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इस एसिटिलीन के कार्बन में सहसंयोजक बंधन कितनी होती है? एसिटिलीन यानी C2H2, तो C2H2 का मतलब हो गया C यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। इसका आंसर 4 होगा। 54 का आंसर जो होगा वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर हम 55 में आते हैं। 55 में क्या बोला? शोषण से अध्ययन के लिए किस अंकुरित बीज का यूज़ होता है? अंकुरित बीज का यूज़ होता है शोषण के लिए। मानव वृक्क मतलब होता है किडनी, वृक्क मतलब होता है किडनी। किडनी जो है एक उत्सर्जी अंग है। किडनी जो है एक उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। पौधे में जाइलम का जो काम है वो पानी का संवहन करना। पौधे में जो जाइलम का जो होता है वो पानी का ही करना। और फ्लोएम का जो काम है, जाइलम फ्लोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाइलम का काम है कि जड़ से जो है खनिज लवण पानी को अवशोषित करके पत्ती तक पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या काम है? पत्ती का तो काम है भोजन बनाना। पत्ती का काम है भोजन बनाना। इस भोजन को पूरे पेड़ पर डिस्ट्रीब्यूट करना काम है फ्लोएम का। भोजन को डिस्ट्रीब्यूट, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ये सब को, शुगर ये सब को जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है फ्लोएम का। लेकिन पानी को जो संवहन जो करता है वो जाइलम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 58 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान जो है हमको निकलता है CO2 निकलता है। श्वसन के दौरान जो है CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और श्वसन कौन सा गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फलों को पकाने के एथिलीन का ज़रूरत पड़ता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का न्यूरॉन का वह हिस्सा जिससे जानकारी हासिल होती है। तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जिससे जानकारी हासिल होता है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? आपातकालीन हार्मोन जो बोलते हैं उसको हम, आपातकालीन हार्मोन जो होता है वो एंड्रीनेलिन होती है। आपातकालीन हार्मोन जो है वो एंड्रीनेलिन होती है। निम्नलिखित में कौन से अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया जो है अपने इच्छा के अनुसार होता है वो चबाना। और अदर जो उल्टी अनैच्छिक है, दिल का धड़कन अनैच्छिक है, ये सब जो अनैच्छिक है। यानी चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया है, यानी हमारे इच्छा के अनुसार होती है। हम जब चाहें तब चबा सकते हैं। मानव के गर्भ की अवस्था जो 270 दिन होती है, यानी 9 महीना किसी मनुष्य के जो गर्भ अवस्था 9 महीना का होता है। 9 महीना और 1 महीना में 30 दिन यानी 270 दिन जो होता है वो। नंबर 64 आते हैं। गंगा एक्ट जो है 1985 में हुआ है। गंगा एक्ट जो है 1985 में हुआ है। मुकुलन जो है वो मुकुलन अलैंगिक किससे होता है? तो मुकुलन ये जो ईस्ट से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन से संबंधित है? श्वसन से संबंधित जो है वो टीबी भी है और निमोनिया भी है। टीबी भी है और निमोनिया भी है। तो इसका आंसर जो होगा 4 नंबर होगा। 66 का आंसर 4 होगा। 4 का मतलब हो गया टीबी और निमोनिया, यानी बी और सी। 67 में आते हैं। 67 में क्या है? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में पाचन के लिए क्या क्या उत्तरदायी होता है? तो पाचन के लिए जो होता है वो प्रोटीन भी पच सकता है, वसा भी पच सकता है और सेल्यूलोज भी पच सकता है। इनमें से सभी होगा। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट ब्रेन हैमरेज जो होता है जनरली ये हाइपरटेंशन से होता है।
हाइपरटेंशन यानी बीपी, यानी जिसको बोलते हैं बीपी से ही ब्रेन हेमरेज होता है। और ये सब जो है पक्षघात, ये पैरालिसिस, ये सब बीमारी, ये सब भी बीपी से ही होता है। हृदय घाट भी बीपी से ही होता है। तो नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से परजीवी पादक का उदाहरण है। परजीवी पादक यानी दूसरे जीव पे आश्रित है, दूसरे, तो कवक, इसका आंसर जो होगा कवक होगा। 69 का आंसर 4 होगा। 69 का आंसर 4 यानी कवक होगा। 70 में देखते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण कौन पंप करता है? तो हृदय से जो है वेंट्रिकल्स यानी कि निकाय द्वारा जो है हृदय को पंप, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जो पंप जो करता है वो नीले द्वारा होता है। ठीक है। हाइड्रा से अलैंगिक जनन की विधि जो है वो मुकुलन है। हाइड्रा से जो है, नहीं सॉरी, मुकुलन नहीं, इसका विखंडन होगा। ठीक है। हाइड्रा से जो होता है ये विखंडन होता है। हाइड्रा से जो होता है विखंडन होगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो विखंडन होगा। जनन संचरित रोग जो है इनमें से सभी होगा। एड्स भी होगा, गोनोरिया भी होगा और सिफिलिस भी होगा, ये तीनों होगा। इसका आंसर जो 72 का 4 होगा। नेक्स्ट आते हैं 72 का 4। ठीक है। 73 में देखते हैं, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होगा वो बाह्य दलपुंज होगा, यानी सेपल। पुष्प का जो ये सेपल होगा यानी बाह्य दलपुंज होगा। 73 का 1 होगा। 74 में ए समूह, यहाँ पे बोल रहा है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबायोटिक है? तो कौन सा एंटीबायोटिक है? इसका जो आंसर होगा बी होगा, एंटीबायोटिक बी होगा। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करती है? तो इंसुलिन करती है, ग्लूकागन करती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करती है? तो इसका जो होगा गैस्ट्रीन होगा। इसका जो आंसर होगा सी होगा। इसका जो आंसर होगा सी, यहाँ देख ली नीचे, गैस्ट्रीन होगा 3 नंबर। इसका जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, गैस्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में बोल रहा है पादप हार्मोन जो है वो वृद्धि क्या करता है? तो इस पादप हार्मोन यानी कि पेड़ पौधा का कौन सा हार्मोन? इसमें एंड्रीनेलिन जो है ये मानव का, ये थायरोक्सिन भी मानव का है, इंसुलिन भी मानव का है। इसमें जो है आंसर जो होगा वो जिब्रेलिन होगा। इसका जो आंसर होगा 76 का 1 होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या बोल रहा है कि हार्मोन स्रवित होता है। हार्मोन जो स्रवित होता है वो अंतः स्रवित ग्रंथि से होता है। हार्मोन जो स्रवित होता है अंदर के ग्रंथि से होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से मुख गुहा के कितने जोड़े लाड़ होते हैं? तो इसमें मुख गुहा के जो होते हैं वो 3 होते हैं। आंसर ये होगा, इसका जो आंसर होगा 3 होगा। इसका जो आंसर होगा 3 होगा। मनुष्य में मुख गुहे में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि पाए जाते हैं? तो इसका आंसर 3 होगा। इसका जो 78 का आंसर जो होगा वो 3 होगा। 79 में देखते हैं क्या है। 79 में बोल रहा है एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन है क्या है? एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है। एंड्रोजन एक क्या है? मेल हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? एक मेल हार्मोन है। 80 में मटर को अपने प्रयोग में कौन लाया? तो मटर को अपने प्रयोग में जो लाया था वो मेंडल लाया था। मटर को अपने प्रयोग में किसने लाए थे? तो वो मेंडल ने लाए थे। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट जो है मॉडल मैथ का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है। और इस वीडियो को जहाँ तक हो शेयर करें। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। एग्ज़ाम आप लोग का बढ़िया जाए। ठीक।